अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतमाद टीवी में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त हाफिज़ शेख मोहम्मद। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एतमाद की ख़ुसूसी पेशकश जिसमें हम चुनिंदा और मारूफ़ शख्सियात को हमारे इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं, उनकी ताल्लुक़ से आपके सामने मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। उनकी निजी, उनकी शख्सियात, उनके कारनामे आप तक पहुँचाना और उनके ज़रिए आवाम में, ख़ुसूसन नौजवानों में एक मोटिवेशन पैदा करना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। आज शहर हैदराबाद की जब बात की जाती है तो वहाँ पर हैदराबाद की तहज़ीब, हैदराबाद का तमद्दुन, हैदराबाद की आवाम को ख़ास तौर पर जाना जाता है। जब हैदराबाद की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तो हैदराबाद से कई ऐसे अशख़ास, कई ऐसे नामवर शख्सियत पैदा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ रियासत, मुल्क, बल्कि दुनिया भर में अपनी मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम, अपनी रियासत का नाम रोशन किया। अगर हम बात करें क्रिकेट की दुनिया में, हमारे हैदराबाद के मायानाज खिलाड़ी मोहम्मद अज़हरुद्दीन, जिन्होंने अपनी पहली इनिंग में क्रिकेट के ज़रिए जहां नाम कमाया, वहीं दूसरी इनिंग में सियासी तौर पर वो आज बहैसियत वज़ीर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वैसे ही कई ऐसे खिलाड़ियां हैं, मोहम्मद सिराज है, दीगर खिलाड़ियां भी शामिल है। अगर हैदराबाद की जब बात की जाती है तो हैदराबाद के रेज़लर्स, हैदराबाद को अखाड़े के नाम से जाना जाता है, तो वहीं अगर बॉडी बिल्डिंग का नाम जब जहनों में आता है तो ज़रूर हैदराबाद की ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब मीर मोहतशम अली ख़ान का नाम ज़रूर न सिर्फ नौजवान बड़े बल्कि बच्चों के नामों में भी ज़रूर, जहनों में ज़रूर ये नाम आता है। मैं आज इस्तेमाल करता हूँ जनाब ख़ारी मीर मोहतशम अली ख़ान साहब का हमारे इस प्रोग्राम में। आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपने कम उम्री में, यानी 16 साल 17 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली तौर पर, पेशा वाराना तौर पर आपने अपनाया। देखा जाता है कि जब बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है तो जो है ना, ऐसे ही हम जो है अपनी फिटनेस के ताल्लुक से करते हैं कोई, या कोई अपनी जिस्मानी नुमाइश के लिए करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तौर पर बॉडी बिल्डिंग को एज ए स्पोर्ट्स अपनाने वालों में चुनिंदा खिलाड़ियां ही जो है फहरिस्त में नज़र आते हैं, जिसमें जनाब मोहतशम अली ख़ान साहब का नाम भी शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मेडल हासिल करते हुए हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, हमारे शहर का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया भर में आप अपनी एक मुख्तलिफ पहचान, अपनी मुख्तलिफ शान रखते हैं। किसी स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो डिसिप्लिन से काम ले, डिसिप्लिन के ज़रिए, इस्तिक़ामत के ज़रिए, तसलसल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम कि अगर कोई खिलाड़ी होते हैं तो वो ज़रूर खेलते हैं, लेकिन फिटनेस बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो एक बॉडी बिल्डर होता है उसके लिए हमेशा अपना वो तसलसल बरकरार रखना बेहद ज़रूरी होता है। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मोहतशम अली ख़ान साहब का हमारे प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। पहले सवाल तो मैं मोहतशम साहब से करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपकी बेहद मसरूफ़ियात हैं। न सिर्फ आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर है और करीब ज़ायदस 20 साल के 25 साल का करियर के करीब हो चुका है आपका, 35th ईयर है, जिसकी भी हम मुबारकबादी भी देते हैं कि 35 साल से आज तक जो तसलसल बरकरार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी हम मुबारकबादी देते हैं। उसके साथ साथ जो दीगर आपकी एक्टिविटीज़ है, हाल ही में मैंने एक सोशल पोस्ट भी देखा था, करीब रमज़ान मुबारक के दौरान आपको जो है खिरत जो तजवीद की खिरत का जो इम्तिहान होता है उसमें भी आपने माशाल्लाह से कामयाबी अता की, और हैदराबाद के एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर भी आप जाने जाते हैं। नमाज जुमे के खिताबात में भी आपके जो मोटिवेशनल तकारीर होते हैं, करंट टॉपिक पर होते हैं, उससे कई नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। आपका प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। और हम ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जैसा कि पहले आज से 35 साल क़ब्ल जो शहर हैदराबाद का जो माहौल था, ख़ास तौर पर फ़िटनेस क्लब्स है, फ़िटनेस सेंटर्स है, बहुत कम हुआ करते थे।
उस वक्त शायद ही लोग जो है इसको स्पोर्ट्स के तौर पर अपनाते थे। आपने किस साल में एज ए बॉडी बिल्डिंग अपने करियर का आगाज़ किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझको मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1993 से इसका आगाज़ हुआ। बाज़ाब्ता मैं बॉडी बिल्डर बनने के लिए 1993 में अज़म किया और 1994 में कॉम्पिटिशन्स में, मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हैदराबाद का जो माहौल था कि लोग अगर कोई अच्छी फ़िज़िक बनाते, बॉडी बनाते, तो लोगों को स्पोर्ट्स के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं होते थे, वो लोगों को कई दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था। तो बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है बोल के उस वक्त मालूम नहीं था लोगों को। तो जब भी कोई अपनी अच्छी फ़िज़िक बनाता तो उसे कई दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करते लोग। तो इसके साथ हमारे घर वालों का भी ये था कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से या स्पोर्ट्स के ऐसा कर रहे हैं, या आप भी फ़िज़िक बना के ऐसे लोगों के साथ कहीं शामिल नहीं हो जाना, आपको माहौल कैसा मिलता क्या है। घर वालों की बहुत बड़ी फ़िक्र थी, ख़ास तौर पे मेरे चाचा जो सऊदी अरब में सऊदी गज़ट इंग्लिश डेली के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर थे, उनको बहुत फ़िक्र थी क्योंकि मैं BPC का स्टूडेंट रहा, शादा में मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में अपनी बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया था। तो वो फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी चाचा को कि मैं किस तरीके से ये फील्ड में जाऊंगा, कैसा वो करूंगा। मगर जब मैं सेकंड थर्ड कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े चाचा साथ चले थे, तो कंपटीशन देखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज जूनियर इंडिया का सिलेक्शन ट्रायल था हनुमान व्यायामशाला में, मिस्टर जूनियर तेलंगाना में। मुझे उस वक्त पहला पोजीशन हासिल हुआ था। किस कैटेगरी, वेट कैटेगरी? मेरे 75 प्लस में, क्योंकि 75 प्लस जूनियर तेलंगाना के लिए लास्ट वेट रहता था और जूनियर इंडिया में 75 प्लस लास्ट वेट कैटेगरी थी जी। तो उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टेट से सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन होने के बाद फिर मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े चाचा डिसाइड करे कि नहीं, स्पोर्ट्स कैसा मैं कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता था। मैं जब एक्सरसाइज करना है जब भी बाहर निकलता था, फिर मेरा टाइम टेबल था पढ़ने का शेड्यूल, फिर ज़्यादा बाहर मगरिब के बाद हमारे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी उस वक्त। इस तरीके से हमारी परवरिश हुई, हमारे वालिद साहब, हमारे घर वाले जो परवरिश किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करना, फिर अपना कॉलेज को जाना आना, फिर अपनी चीज़ों को मेंटेन करना होता था। तो उसके बाद बाज़ाब्ता इजाज़त मिली जूनियर इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद। फिर जूनियर इंडिया आसाम गुवाहाटी में था कंपटीशन, तो हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मेरे को बहुत ये था कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तेलंगाना को वहाँ पर मिस्टर जूनियर इंडिया के लिए। तो पहले तेलंगाना नहीं था, लेकिन उसको हमारे 2 टीम जाते थे, आंध्र प्रदेश की एक टीम थी, तेलंगाना की एक टीम थी। तो हम तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो हनुमान व्यायामशाला का था, बाज़ाब्ता वहाँ से हम स्टार्ट लिए। फिर हम जब जा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमको रवाना किया गया टीम के साथ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा जूनियर इंडिया। फिर वहाँ जाकर मैं देखा कि अगर कोई जूनियर इंडिया में गोल्ड मेडल लेता है, सिल्वर लेता है या ब्रॉन्ज़ लेता है, तो उसको जॉब के मौके थे। देखिए आप कोई भी चीज़ आदमी ऐसे ही कुछ टारगेट अगर रख के करना है तो उसके दिमाग में बात चलती कि भाई मैं अगर ये स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ जाना है। तो वो जो रास्ता मैं जो ढूंढ रहा था, तो मैं वहाँ पर गया तो देखा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे थे, तो उन लोगों को वहाँ पर टीम आके सेलेक्ट कर रही थी। जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे उनको रेलवेज़ में, पोस्टल में और कई कंपनीज थे, गवर्नमेंट में जॉब्स दे रहे थे वो लोग। तो मैं वो देखा, देखने के बाद मेरे को मोटिवेशन मिला कि भाई मैं भी अगर अच्छी बॉडी बिल्डिंग करूँगा, अगर मैं गोल्ड लेता हूँ नेशनल में, सिल्वर लेता हूँ, ब्रॉन्ज़ लेता हूँ, तो मुझको भी जॉब मिलेगा बोल के वो वहाँ से बात दिमाग में आई। और इसको मैं बहुत सीरियस तरीके से लेकर वहाँ से मैं एक्सरसाइज में डबल कर दिया। सुबह भी करता था मैं एक्सरसाइज, शाम भी करता था। एज ए प्रोफेशन इसको मैं लेके एक्सरसाइज किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
आगे बढ़ते बढ़ते और मेरा 2 कॉम्पिटिशन्स हुए थे। एक हनुमान व्यायामशाला में मिस्टर तेलंगाना था सीनियर्स, उसमें मैं जब पार्टिसिपेट करा मेरे को प्लेस नहीं आई, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ पर भी प्लेस नहीं आई थी। मतलब सीनियर्स में मैं जूनियर में जाके आने के बाद सीनियर्स में स्टार्ट कर दिया था ओपन कंपटीशन में, प्लेस नहीं लगी तो बहुत नर्वस हो गया। फिर उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था दारुसलाम में फ़ख्र मिल्लत के नाम से, फ़ख्र मिल्लत बॉडी बिल्डिंग रखी गई थी। तो उसमें जब मैं पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छा तैयारी करके पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझको 2nd प्लेस हासिल हुई थी ओपन कंपटीशन में फ़ख्र मिल्लत में। तो वहाँ पे बहुत एक बड़े बॉडी बिल्डर थे, उनके साथ कंपटीशन था मेरा। तो वहाँ से लोग मुझको जानने लगे कि भाई मीर मोहतशम अली ख़ान भी बॉडी बिल्डर है और ये फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा नाम होना शुरू हो गया। कौन सी क्लास में जब आप तालीम हासिल कर रहे थे जिस वक्त आपने ये खिताब जीता? मेरा 2nd ईयर इंटरमीडिएट 2nd ईयर हो गया था। उसके बाद मैं सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप शुरू किया था, डिप्लोमा रहता सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप, तो वो कर रहा था। उस दौरान मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेस हासिल हुई थी। जिस बात का आपने जिक्र किया कि तालीम के साथ साथ आप बॉडी बिल्डिंग पर भी जो फोकस जिस तरह कर रहे थे, उस वक्त जिस वक्त आप इंटरमीडिएट की 90s की जो बात है, इंटरमीडिएट का आप जो है कोर्स कर रहे थे, वहाँ पर पहले तो आपके वालिदैन की फ़िक्र कि आपको तालीम में भी जो है आगे बढ़ाना है और आपका रुझान था कि मुझको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। तो किस तरह आप अपना वक्त और शेड्यूल तालीम और बॉडी बिल्डिंग के लिए निकालते थे? जैसे कि जूनियर कॉलेजेस जब होते थे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक या कुछ ऐसा रहता, तो किस तरह आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह? हमारा जो कॉलेज का टाइम था 12:45 से था, क्योंकि हम शाहजहां जूनियर कॉलेज में थे खैरताबाद में। 12:45 to 5:30, तो हम 5:30 हम 11:30 को निकल जाते थे घर से। फिर वहाँ पर जाने के बाद 6 साढ़े 6 बजे घर को वापस आते थे। तो जब वापस आने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए देते थे। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जो शेड्यूल था एक्सरसाइज भी करते थे, फिर जो कॉलेज का होमवर्क रहता था, जो भी तालीम रहती थी उसके ऊपर पढ़ाई का वो था समझिए। और हम इसी दौरान मैं ज़्यादा बाहर नहीं रहता था, या तो एक्सरसाइज करने के लिए जाता था या तो घर में रहता था। तो जब घर में रहते तो तालीम का निज़ाम था तो पढ़ लेते थे। उस वक्त देखा जाता था कि हम भी देखते थे जो बच्चे जिम में वर्कआउट करते थे, जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग करते थे, वो जो है टाइट टी शर्ट्स और जो है बाइक पर जो है ना कॉलेज को आया करते थे। आपका सफ़र कैसा होता था? नहीं, मेरा सफ़र बिल्कुल बस से हुआ करता था जी। हम बस में जाते थे कॉलेज को जी। ना हमारे पास बाइक थी, ना हमारे पास वैसी सहूलत थी, और घर में इजाज़त नहीं थी कि भाई बाइक पे या उस पे कॉलेज को जाना है, तो हम बस में जाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सहूलत की बात जो आपने की, आज जिस तरह स्पोर्ट्स को हुकूमतों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है, यानी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो अच्छे खिलाड़ियों को जो स्पॉन्सर कर रही हैं, जैसा कि बेंगलोर है या फिर चेन्नई है या फिर दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्समैन को जो है काफ़ी सहूलियात दी जा रही हैं। जिस वक्त आपने प्रोफेशनली तौर पर बॉडी बिल्डिंग को अपनाया और जिस बात का आपने जिक्र किया कि माशी हालत के ताल्लुक से भी आपने जिक्र किया, तो उस वक्त जो है आपकी जो लाइफ थी, आपका एक जैसा कि आपने बताया कि टारगेट है मुझको जो है ना मिस्टर वर्ल्ड बनना है, मुझको जो है मिस्टर इंडिया बनना है, तो उसमें जो है डाइट का भी काफ़ी रोल है। माशी तौर पर भी जब तक खिलाड़ी को फ़रोग़ ना मिले, उसको सपोर्ट ना मिले, आगे बढ़ना एक दुश्वार कुन मरहला नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस वक्त किन हजरात ने, और हमने देखा कि कई मरहलों पे हमारे शहर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट वो सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है मैं जब उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त के जो रेलवे मिनिस्टर लल्लू प्रसाद यादव से वो आपको मुलाकात करवाए थे। मैं चाहता हूँ कि इस पेश मंज़र को भी आप जो है हमारे ख़ारी नाज़रीन के लिए पेश करें। जी ज़रूर। देखिए 95-96 के बाद मैं बिल्कुल सीरियस एक्सरसाइज कर रहा था, और माशाल्लाह से 97 में मेरे को यूनिवर्स के लिए सेलेक्ट किया गया, मिस्टर यूनिवर्स के लिए। लेकिन
जब मैं मद्रास गया, जाके मैं इंटरव्यू दिया अमेरिका के जाने के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन लास वेगस में था। तो वहाँ पर इंटरव्यू वो लोग ले लिए, लेकिन मेरे को पासपोर्ट बोले कि आप नेट के ऊपर देखते रहिए, आपको उसका प्रोसेस जो भी होगा आपको नेट पे मिलेगा। एक स्लिप दे दिए थे वो लोग, तो वो हम स्लिप ले लेके आ गए और उसके बाद हम चेक करते रहे और देखते रहे, मगर 2 महीने का टाइम गुजर गया और हमारा जो पहला मिस्टर यूनिवर्स में जो मैं सेलेक्ट हुआ था वो स्किप हो गया, क्योंकि पासपोर्ट नहीं आया था, वीज़ा नहीं आया था और हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग टीम वहाँ पर बॉम्बे से निकल रही थी। वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट कॉल करके बोले कि हम बहुत अफसोस कर रहे हैं कि आप सिलेक्शन होने के बाद भी आपको वीज़ा नहीं मिला। तो वो लोग बहुत अफसोस किए। फिर उसके बाद हमारी टीम चले गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद वीज़ा के साथ पासपोर्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा मिला, 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा मुझको मिला। तो उसके बाद मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिला जाके कि भाई मेरा वीज़ा आ गया, ये हो गया। फिर उसके बाद इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने कहा कि भाई आपका ये यूनिवर्स का स्किप हो गया है, हम नवंबर में मिस्टर वर्ल्ड मसलमेनिया मिस्टर वर्ल्ड होता है वेगस में, तो उसके लिए हम मिस्टर इंडिया में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप अगर बेस्ट 5 में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता, आप अच्छी तैयारी कीजिए। तो अक्टूबर में कंपटीशन था, सितंबर अक्टूबर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैं प्रिपरेशन किया। करने के बाद फिर मिस्टर वर्ल्ड में मुझको सिलेक्शन मिला। सिलेक्शन कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे? तकरीबन 6 घंटे के करीब मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि टारगेट था इंटरनेशनल में सिलेक्शन मिलने के बाद, और मिलना बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया से कोई कंट्री को हम जा रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, कम से कम 6 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम में, 3 घंटे प्रैक्टिस करता। और वेट को भी बरकरार रखना, डाइट का इस्तेमाल, जैसा कि लास्ट ओलंपिक्स में हमने देखा कि जो हमारी रेसलर खिलाड़ी है फोगट का, उनका जो है सिर्फ मामूली से 1 किलो वेट, 2 किलो वेट की वजह से जो है जो सिल्वर मेडल इंडिया को हासिल होने वाला था उससे हम महरूम रह गए। तो आपने वो जहन रखते हुए किस तरह अपने वेट को बरकरार रखना, अपने डाइट को आपने इस्तेमाल किया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम इंटरनेशनल के लिए जाते हैं तो ये तमाम चीज़ों को हमको नज़र में रख के करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डाइट मैं लेता था, और प्रोटीन डाइट तकरीबन बॉइल्ड एग्स तकरीबन 30 के करीब बॉइल्ड एग्स लिया करता था मैं। फिर 1 kg चिकन लिया करता था, ग्रीन सलाद, ऑरेंजेस और ओट्स और पपाई का इस्तेमाल किया करते थे हम लोग। और इसके साथ साथ सनबाथ भी लिया करता था मैं, क्योंकि आधा घंटा कम से कम सनबाथ लेते थे, क्योंकि बॉडी में स्किन फैट रहता, वो स्किन फैट निकालने और बॉडी टैन होने के लिए सनबाथ लिया करते थे। तो एक्सरसाइज के साथ सनबाथ, फिर डाइट अच्छी लेने की वजह से हमारा जो मेरा वेट जो था वहाँ पे मेरे को 90 प्लस में खेलना था। 90 प्लस का जो वेट था, तो मेरा वेट 92, 93 रखता था। फिर जब कंपटीशन के करीब करीब मैं 2 किलो 3 किलो वेट कम करता था, क्योंकि मैं बॉर्डर पे रहता था। 90 kg 90.5 मेरा वेट था, तो उसको मेंटेन करते हुए, क्योंकि 2 कैटेगरीज में मेरी नज़र थी कि अगर मेरा वेट अगर 90 आया तो मैं 85 to 90 kg की कैटेगरी में आता, अगर मेरा वेट 90 प्लस हुआ तो मैं हेवी वेट कैटेगरी में आता। तो मैं बॉर्डर पे रखा हुआ था कि मुझको कौन सा वेट करना है। तो मैं देखता था बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिटर्स कौन से वेट में ज़्यादा है और इंटरनेशनल में ये वेट कैटेगरी में कौन कौन जीते, तो वो देखते हुए अपना वर्कआउट करके वो चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 91 मेरा वेट रखा था। फिर जाते वक्त फिर और कट डाउन किया तो 90.5 मेरा वेट था। तो मैं वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वेट दे रहा था, वेइंग कर रहा था, उससे पहले मैंने अपना वेट चेक किया तो सेटिस्फाई था और मैं 90 प्लस में दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मालूम है कि ये नेचुरल कंपटीशन होता है, इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ नहीं ले सकते जो वहाँ पर आपको ड्यूब टेस्ट होता है। ड्यूब टेस्ट होता है। ड्यूब टेस्ट के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हम बहुत सोच समझ के खाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल कंपटीशन में हम अपना यूरिन भी देना पड़ता, वहाँ पर यूरिन देने के बाद वेइंग होती।
तो उसके बाद में वेट वेइंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस में मेरा वेट आ गया, और उसको हम मेंटेन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है कि जब कंपटीशन होता तो पूरा बॉइल्ड फूड हम खाते, तो 6-7 मंथ तक मैं पूरा बॉइल्ड फूड लिया था। अच्छा, और उसके अंदर नमक भी कम लेना रहता, फिर ऑयल नहीं लेना रहता, फिर कौन सी चीज़ खाना है कौन सी चीज़ नहीं खाना है। सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ, और यंगस्टर्स को भी ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा रोल बॉडी बिल्डिंग में डाइट का है। बेशक। अगर कोई डाइट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है तो वही आदमी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। और जिसका कंट्रोल नहीं है कि नहीं भाई मैं नहीं खा सकता, मैं चावल खाना दिल बोलता, मेरे को मीठा खाना दिल बोलता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जो बहुत जनों से हम सुनते भाई सब करो भाई डाइट न को बोलते बहुत जने। तो अगर आपको अगर अच्छा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो ये प्रोफेशन में सबसे बड़ा रोल डाइट का है। बेशक। किसी भी खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और जिस शख्स को हमने आज हमारे इस प्रोग्राम में मदऊ किया वो ना सिर्फ एक खिलाड़ी है बल्कि हिंदुस्तान को, हमारे शहर को ये एजाज़ है कि आपने ना सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लिया बल्कि एक ऐसा भी मौका आया कि आपने हिंदुस्तानी टीम की कोचिंग भी की। बहैसियत कोच आपने जो है ना लीड किया हिंदुस्तानी टीम को। ये एजाज़ है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए। जब बात आती है डाइट की, जैसा कि आपने खिलाड़ियों पर फोकस किया, खिलाड़ियों की बात की, आज जो आवाम के लिए एक जो सबसे बड़ा जो मसला है, बेशक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, उस नेमत को कैसा हासिल करे उसके लिए डिसिप्लिन, उसके लिए डाइट ज़रूरी है। तो मैं हमारे जो ख़ारीन हैं, नाजरीन हैं, उनको लिए आपकी जानिब से एक मैसेज दिलवाना ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन कैसा पैदा करें। ओबेसिटी जो कि आज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है मुल्क, ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में। तो अगर अपने आप को आप सेहतमंद बरकरार रखना चाहते हैं, 6 महीने आप जो है ना बॉइल्ड फूड मत खाएं, लेकिन जो डाइट आपको हासिल करनी चाहिए, जो एक शेड्यूल अपनाना चाहिए एक आम आदमी को, मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन के लिए वो बात रखें। देखिए, मैं वहाँ से अपनी बात अधूरी रहेगी हमारी बात कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, तो मैं उसको मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सेलेक्ट हुआ, जाके असद साहब से मिला, तो उन्होंने मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से घर पे गया था मिलने, फिर मैं वीज़ा बताया, मेरा सिलेक्शन लेटर बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद फिर दारुस्सलाम में सालार के साथ हमारी मुलाकात हुई। सालार साहब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब बाहयात थे, तो उनसे मिलाए। मेरे को खुशी से कि भाई हमारे हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग में 18 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, 16 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मिलकर मेरे को इंट्रोड्यूस करा। तो माशाल्लाह मेरे लिए एक बहुत बड़ा पल रहा, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे को हिम्मत दिलाई कि भाई आप करिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं, जैसा भी अपन देखेंगे। तो बहरहाल मोटिवेशन एक स्पोर्ट्समैन को अगर कोई बड़ी शख्सियत करती है तो उसका बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलता है, और आप अंदर से आपको हिम्मत पैदा होती है। तो हम उनकी हिम्मत के ऊपर मैं बोला नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आप देखिए बोल के फिर उनको मैं बताया भी, मैं खुश होते थे बहुत। तो बहरहाल वहाँ से हिम्मत मिली और हम बहुत अच्छा करे। उस गेम करने के बाद जब मैं यहाँ हैदराबाद से निकल रहा था तो एक बड़ी रैली की शक्ल में हमको यहाँ से विदा किया गया। तो उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, AK खान साहब और कई अजीम शख्सियतें हमारे घर पे आई हमको विदा करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था। तो आंध्र प्रदेश से एक ही बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल जा रहा, उस वक्त कोई भी सेलेक्ट नहीं हुए थे मिस्टर वर्ल्ड के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको एजाज़ था, तो बहुत अच्छा रैली की शक्ल में हमको भेजा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपके पीछे सपोर्ट किए, अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है, आप तो दुआ करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत कोई स्पोर्ट्समैन को जब हिम्मत दिलाती है या वो करती है तो वो कामयाबी के लिए उनकी जो सोच है स्पोर्ट्समैन की ये रहती है कि भाई मेरे पीछे कोई लोग हैं। तो वो एक हमारे को एक हिम्मत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे करते करते फिर हम वो किए। और डाइट का जो और एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करें। यहाँ पर हुआ, उसके बाद मुकाबला जीतने के बाद उस वक्त के जो रेलवे मिनिस्टर थे लल्लू प्रसाद यादव,
पूरे सोशल मीडिया पर आपके जो पोस्टर्स थे, आपने लल्लू प्रसाद के सामने जो है अपनी बॉडी बिल्डिंग का मुजाहरा किया, उस वक्त क्या मरहले पेश आए आपको, किस तरीके से जो है ना वो एजाज़ दिया गया उनकी मुलाकात के बाद, वो सीन भी जो है हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे ही जीत के आया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला, बोला कि मैं जीत गया। तो उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। तो असद भाई बोले कि भाई दिल्ली जाके हम मिलेंगे बोल के, फिर दिल्ली जाना हुआ, जाके रेलवे मिनिस्टर से जाके मुलाकात किए। बोले कि भाई अब देखिए हमारे शहर का बच्चा लेके आया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराए। उन्होंने भी थे, फिर सिकंदराबाद एमपी भी वहाँ पर मौजूद थे, अंजन कुमार यादव। तो दोनों दो एमपीज़ हैं, एक राइट पे है एक लेफ़्ट पे है, लेकिन असद भाई पूरा मेरा इंट्रोडक्शन करा के बोले देखिए ये वर्ल्ड में चैम्पियनशिप। तो उन्होंने जब देखे लालू प्रसाद यादव, मेरे को खुश हो गए देख के, बोले बॉडी बिल्डिंग में तो हम तो पहलवान ही अखाड़े के आदमी है वो है, बल्कि उन्होंने अपने अंदाज में शुरू हो गए। तो उनको बेचैनी थी कि भाई वहाँ जाके अगर जीते तो उन्होंने बोले ज़रा हमको भी बॉडी बताओ बोले। तो बॉडी बताओ बोलते मैं असद भाई को देखा, तो देखते बोले हाथ इशारा करे, उन्होंने देखना चाह रहे हैं तो बताओ। तो फिर वहाँ टी शर्ट निकाल के लालू प्रसाद यादव के सामने पोजिंग हुई। अच्छा, पूरे एमपीज़ है और भी कोई एमपीज़ थे, बहुत से लोग थे। तो बताते ही एक चीज़ ये रही कि उन्होंने बोले कि भाई अप्पर तो बता रहे हैं, लोअर बताओ बोलते लोअर बताओ बोलते मैं एकदम पैनिक हो गया जी कि भाई अब कैसा। फिर देखा मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पास ऐसा देखते हुए बोले बताना है तो बताओ बोल के मेरे ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं बोला ठीक है बोल के, फिर बाद अब तो फिर जीन्स निकाल के उनको फिर थाइस भी बताए वो करे। तो उसके अंदर ये रहा कि कुछ मीडिया वाले थे, उन्होंने बोले अरे क्या है आपको, आप आते ऐसा उतारो, बोले आपको कैसा दिखा। मैं बोला हमारा गेम ही दिखाने का है, हम पूरे वर्ल्ड में जाके दिखाए, अगर हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं दिखाओ बोले तो उसमें बुरी बात क्या है बोल के। बहरहाल इस तरीके से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन तक न्यूज़ चलते रही, माशाल्लाह। स्टार न्यूज़ पे, आज तक पे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन तक मुझको बताया गया। वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़तों का देने वाले हैं। कुछ प्रमोशन में उसके मिला बाद उसके बाद? हाँ, उसी वक्त जैसा ही वो देखते ही न्यूज़ चैनल वाले थे, बोले कि इनको प्रमोशन देगा और हम प्रमोशन के साथ साथ 5 लाख रुपए, कुछ अमाउंट कम उन्होंने बोल रहे थे, 2 लाख रुपए बोलते ही असद भाई ऐसा देखे वो करते ही नहीं हम 5 लाख रुपए देगा बोले। तो 5 लाख उस वक्त 5 लाख रुपीज़ का अनाउंसमेंट किए वो, और प्रमोशन मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक नई पहचान मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि वर्ल्ड वाइड लोग देखे और उसके बाद लोग जानने लगे कि मीर मोहतशम अली ख़ान ऐसा हैदराबाद से बॉडी बिल्डर है और इतने बड़े पोजीशन पे जाके आए। तो वहाँ से बहुत रिस्पेक्ट मिली और आपको मालूम है वहाँ के उसके बाद का सफ़र हमारा कैसा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर यूनिवर्स के लिए सिलेक्शन हुआ, फ्लोरिडा में जाके हम कंपटीशन करें मसलमेनिया यूनिवर्स में, अल्हम्दुलिल्लाह 6th पोजीशन हासिल हुआ। फिर उसके बाद 2010 में मैं डिसाइड किया कि भाई अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ले लिया, फिर यूनिवर्स में ही प्लेस आ गई। तो मैं चाह रहा था कि अब कंपटीशन करना नहीं है, तो फेडरेशन को बोला कि मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। तो फेडरेशन के लोग ऐसे थे, माधव पुजारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोले नहीं अगर आप नहीं कर रहे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए टीम जाने वाली है, आप एज ए कोच खिदमत कीजिए, आपका जो एक्सपीरियंस है आप अपने इंडियन यूथ का जो टीम जाएंगी उसके आप कोच बन के जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2010 में कोच बनाया गया इंडिया का, और वहीं पे कंपटीशन था लास वेगस में मिस्टर वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम का कोच बन के इंडिया को 4 मेडल दिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि भाई इंडिया के एक कोच ने 4 मेडल दिलाए और इंडिया उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3रे नंबर पर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा सफ़र रहा, कामयाबी मिली, एज ए कॉम्पिटिटर कामयाबी मिली। जिस बात का हम दौरान गुफ्तगू ज़िक्र और तसलसल चल रहा था कि सियासी क़ायदीन ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़ी आपसे ताउन रहा, काफ़ी आपके जो कैरियर को परवान चढ़ाने में अगर मैं कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा कि काफ़ी सपोर्ट रहा। इसके बाद जिस तरह आपको प्रमोशन दिया गया, फिर
इंडियन टीम की आपको कोचिंग का जो मौका दिया गया बेशक एक किसी एजाज से कम नहीं है। बिल्कुल, एज ए कोच बनना, फिर उसके बाद टीम को देखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, किस तरीके से कौन से कैटेगरी में कौन से बॉडी बिल्डर को उतारना। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टेट के भी 2 बॉडी बिल्डर्स थे उस वक्त, उन दोनों को भी कामयाबी मिली थी मेरे अंडर में। तो माशाल्लाह एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए कैप्टन 2008 में कैप्टन था मैं, और 2009 में भी मेरे को कैप्टन बनाया गया इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने, और 2010 में कोच बना। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जावियों में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और एज ए कोच 4 मेडल लेके आना वेगस में इंडिया के लिए बड़ी बात थी उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन में कैसा पार्टिसिपेट करना, पोजिंग कैसा करना है, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम को सिखाया था। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत काम आया और टीम को कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से एक बेस्ट कोच के नाम से हम जाने लगे, लोग जानने लगे हमारे कि भाई एक बॉडी बिल्डर है जो इंडिया लेवल पे एक पहचान टीम को लेके जाके ऐसा जीत दिलाए, फतेह दिलाए। नौजवानों में भी एक तरगीब मिली कि भाई बॉडी बिल्डर भी जो है इस तरह मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और जो बात हमने आपसे सवाल किया था कि डाइट के ताल्लुक से, ओबेसिटी के ताल्लुक से, लाइफस्टाइल के ताल्लुक से, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तमाम जो लोग सुन रहे हैं हमको उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं, जो लोग फिट रहना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि डाइट मेंटेन कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको क्या खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, कितना खाना है। देखिए आपको मालूम है कि हैदराबाद एक शुगर का कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। ज़्यादा शुगर के पेशेंट हमारे हैदराबाद में, ये बोल के मुझको अफसोस होता है कि हमारे इतने जिम्स होने के बाद, इतना हम मेहनत किए, हम बराबर सेटअप्स किए तकरीबन एरिया में, और असद भाई कई मेरे ब्रांचेस के इनाग्रेशन किए, तकरीबन 21 जिम मैं कहूँगा असदुद्दीन अवैसी साहब इनाग्रेट किए। तो इतना मैं कोशिश करने के बाद भी मुझको एज ए फिटनेस ट्रेनर बोलिए, आप एज ए कोच बोलिए, कि मुझको इतना अफसोस होता है कि लोग इतने हमारे हैदराबाद में बीमार हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अच्छी डाइट मेंटेन करना ज़रूरी है। भाई आप कितने कैलोरीज ले रहे हैं और कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो बीमारियों को दावत दे रहे हैं। आधा पौन घंटा अपनी सेहत के लिए देना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। तो और अल्लाह के नबी ने कहा कि अक्सर लोग 2 लोगों में गाफिल है, बोले 2 चीज़ों में गफलत बरतते हैं। एक तो अपनी अच्छी सेहत के बारे में लोग गफलत बरतते हैं, और दूसरा अपना जो फ्री टाइम होता है वो टाइम में गफलत बरतते हैं। अक्सर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी तो उसको संभाल के रखना है। ये बॉडी भी हमारी अमाना है, अल्लाह की अमानत है। तो इसको अच्छा रखने के लिए आपको क्या है, मज़े को छोड़ना पड़ेगा। आपको मज़ा छोड़ते हुए क्या आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैलकुलेट करके डाइट लीजिए। डाइट मेंटेन करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज में हमारा 40% एक्सरसाइज होती है, 60% डाइट का रोल है। 60% है रेशियो। 40 एक्सरसाइज तो कोई भी कर रहा है, लेकिन उसका डाइट का जो रेशियो है 60% अगर वो उसका रेशियो है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे हैदराबाद के यूथ और जो भी लोग हैं इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। इसके ऊपर तवज्जो दीजिए ख़ास तौर पे कि आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारे जिम्स तो मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। अगर कोई आके पूछना चाह रहा या आपके चैनल के थ्रू पूछना चाह रहा कि भाई हाफिज़ साहब, आपको पकड़ के बोले हाफिज़ साहब ज़रा भाई से मिलाइए, आप कभी भी इंशाल्लाह जो भी लोग हैं हम उनको बराबर अच्छा डाइट चार्ट देंगे अपनी तरफ से जो होता। इतने साल से हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 35 साल हो गए, 3 डिकेट्स और 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं हम बॉडी बिल्डिंग में। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मेरी तो खिदमत मैं कर रहा हूँ, लेकिन लोग आके अगर हमसे पूछेंगे, लोग को हम बताएंगे कि डाइट कैसे लेना है, डाइट चार्ट बना के देंगे हम इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि नींद के ताल्लुक से भी आप
आवाम को आगाह करें? क्या अक्सर जो हैदराबाद की जो दावतें हैं नींद के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं कि दावतें जिस तरीके से मुनक्किद हो रही है, बेशक निकाह तकरीब निकाह तो मस्जिद में हो रहा है, उसके बाद का जो मरहला हो रहा है मैं चाहता हूं कि आप बयान करें। देखिए, ये तो सबसे भयानक चीज़ हो रही है, रात का जो जागना है। मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर से नौजवानों को कि अगर नौजवान रात में अगर जागेंगे तो मैं बिल्कुल ये बग़ैर कोई उससे बोल रहा हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, इंसान की मर्दानगी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमको क्या कहा गया सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। लेकिन हमारे लोग 12, 1, 2 बजे तक जागकर अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, और जागने से आपका जो सिस्टम है पूरा सिस्टम ख़राब होता है। जिस वक्त 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो वक्त है, अगर हमारे सिस्टम को हम रेस्ट देते हैं तो हमारे मसल ग्रोथ होते हैं और हमारा जो सिस्टम है अंदर वो काम करता है। उस वक्त अगर हम रेस्ट करते हैं तो वो काम करता है, अगर हम रेस्ट नहीं करते वो सिस्टम काम नहीं करता अंदर का। तो वो हम उस वक्त जागे हुए हैं तो सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। और वहाँ से शुरू हो रही है ओबेसिटी, जो शुरू हो रही है रात के जागने की वजह से और रात में देर से फूड खाने की वजह से। मगरिब के बाद अगर आप डिनर कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे, 1 महीना मगरिब के बाद डिनर करिए, आप इशा के फौरी बाद सो जाइए, उसके बाद कैसा आपकी लाइफ में चेंज आता देखिए। बेशक हमारी कोई भी चीज़ रद्द हो सकती है, हमारे आमाल रद्द हो सकते हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शय रद्द नहीं हो सकती। आपकी निस्बत से जुड़ी हुई चीज़ कोई जो है रद्द नहीं हो सकती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल अशाउ क़ब्ल अल इशा, रात का खाना इशा की नमाज से क़ब्ल खाया करो। जिस बात का आपने जिक्र किया उसका तसलसल, बेशक दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में आपकी रहनुमाई करता है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे ज़िंदगी गुजारना हो। और हदीस मुबारक है कि ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से अफजल है। फिट रहें, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। अब जैसा कि आपकी अगर ज़िंदगी आपकी सेहत अच्छी होंगी तो आपकी इबादत भी अच्छी होंगी। सेहत अच्छी होंगी तो आप ठहर के नमाज पढ़ेंगे, नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होंगी तो आप बैठकर नमाज, देखते हैं कि यार मस्जिद में जो है ना, पहले ऐसा होता था कि जो उम्र रसीदा अफराद है वही कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ते थे। आज हम देखें मसाजिद में कसरत है कुर्सियों की, ज़्यादा कुर्सियाँ हैं। हमको कुर्सियाँ तो मेरे बचपन में कुर्सियाँ भी दिखते भी नहीं थे। तो अब जो है लोग मजबूर हैं, घुटनों में दर्द है, ठहर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वजह क्या है? गैर तर्ज ज़िंदगी। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जिस बात का हमारे मशहूर शख्सियत जनाब मीर मोहतशिम अली ख़ान साहब ने कहा कि आप उस पर फोकस करें, अपनी लाइफ पर। लाइफ स्टाइल जैसा अगर आपका चेंज होगा तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे आप। जैसा कि बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आप सुबह की जो धूप है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की, वो धूप हासिल करें, आप दवाइयों से महफूज रहेंगे आप। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा ओवरऑल हाफिज़ साहब, आप अपने एतमाद चैनल के थ्रू, आपके थ्रू, कि एक्सरसाइज इज़ बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़। आधा घंटा, पौन घंटा जो एक्सरसाइज करता है, 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, उन्हें तकरीबन बीमारियों से उसकी हिफाजत हो जाती है। तो मेरा यही है कि आप लोग समझेंगे कि भाई जिम है बोल के एक्सरसाइज को बुला रहे हैं। जिम के अलावा आप क्रिकेट खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, चहलकदमी कीजिए, कुछ भी करिए, मगर अपने आप को वक्त दीजिए। और अपने आप को वक्त देना ये है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और तमाम लोगों को मालूम है सेहत 1000 नेमत है, और अल्लाह के नबी ने कहा एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है। तो आप ये सोच के अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी देर एक्सरसाइज करेंगे उतनी देर सवाब भी मिलता है। बेशक सही। जिस बात का डाइट के ताल्लुक से जिक्र हुआ, तो जितने नौजवान हैं वो जो है शॉर्टकट तरक्की चाहते हैं, शॉर्टकट टारगेट हासिल करना चाहते हैं। डाइट सप्लीमेंट ओके है, सप्लीमेंट को लोग जो है स्टेरॉइड्स से जो है उसको जोड़ते हैं,
जो कि नुकसानदेह, और कई हमने वाक़यात भी सुना कि कई ऐसे नौजवान हैं इसके इस्तेमाल से वो अपनी ज़िंदगियां गंवा बैठे। मैं चाहता हूं कि उन नौजवानों के लिए जो शॉर्टकट के ज़रिए अपना टारगेट हासिल करना चाहते हैं, उनको आप एक नस्ल, अपनी नौजवान नस्ल को उनकी रहनुमाई करें। देखिए, मैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, इंटरनेशनल जाने के लिए मेरे को 15 साल लगे। 15 साल मेहनत करा तो मेरे को इंटरनेशनल में जा सका। और 15 साल तक हम एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेट करें, हम शॉर्टकट नहीं गए और अच्छी डाइट लेते हुए, प्रोटीन डाइट लेते हुए आगे बढ़े। आजकल जो बच्चे स्टेरॉइड की तरफ और सप्लीमेंट की तरफ, जो ऐसे सप्लीमेंट जो उधर इधर मिक्स होके आ रहे हैं, वो डॉक्टर से भी सलाह नहीं लेके वो शॉर्टकट में जाते हुए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। नौजवानों से कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप अपनी बॉडी से खेल मत कीजिए, खेल मत कीजिए अपनी ज़िंदगी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ लेना है तो आप कोच के पास रुजू हुए, अच्छे ट्रेनर से मिलिए, अच्छी डाइट का प्रोग्राम बना के लीजिए। इससे पहले भी मैं एक इंटरव्यू में बोला था, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो अगर इसको बगैर कोच के करता है तो ऐसा है, किसी को आप बाउली में या स्विमिंग पूल में छोड़ दिए जिसको तैरना नहीं आता, तो वो क्या होगा, बगैर कोच के, बगैर उसके वो डूब जाएगा। तो बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा गेम है, बगैर कोच, बगैर ट्रेनर के करेंगे तो आप डूब जाएंगे। और शॉर्टकट में मत जाइए, लॉन्ग टर्म करिए तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। इसके हटके आप इस स्पोर्ट्स के ज़रिए आप इसमें कई रोज़गार के भी मौक़े मौजूद हैं। जी हाँ, चाहे वो रियासती तौर पे हो, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत के तौर पे हो, आप जो है मौक़े को मिल सकते। प्रोग्राम के अख्ताम से ख़ब एक रैपिड फायर जो है सवालात करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँचेंगे। जैसा कि आपकी बॉडी बिल्डिंग के दौर की बात के तौर पे हम करना चाहूँगा कि अगर आपका पसंदीदा मसल एक्स वर्कआउट कौन सा होता था? मसल ग्रुप? मैं चेस्ट का वर्कआउट और चेस्ट मेरा फेवरेट। जैसा कि डाइट के ताल्लुक से आपने कहा भाई ये डाइट लेना है, सनबाथ लेना है, फला चीट मील कौन सा होता था आपका? चीट मील बिरयानी होती हैदराबाद जब आता है तो बिरयानी जरूर जो है, बिरयानी। और अब मीठा नहीं खाते थे तो जैसा ही कंपटीशन में आते मीठे के ऊपर, खीर के ऊपर टूट पड़ते। और डिसिप्लिन के ताल्लुक से, जैसा कि प्रोग्राम डिसिप्लिन तो बिल्कुल ज़रूरी है। कभी भी ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव, कभी तबीयत थक जाती है, तो उस वक्त कैसा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अगर थक गई तो मैं बग़ैर रेस्ट के कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया। ख़ास तौर पे कभी फजर की नमाज के बाद मेरा बहुत वो शेड्यूल रहता था, तो रात में भी वर्कआउट करते थे। तो फजर के बाद कभी अलकसी होती थी, कभी तो सो के उठ के 2 घंटे रेस्ट करके जाके फिर मैं एक्सरसाइज करता था। तो इसके अंदर क्या है, आपकी बॉडी को जितना रेस्ट मिला उतना मसल आपका ग्रोथ होता। तो नींद का जो ताल्लुक है, मैं जो नींद के बारे में कह रहा हूँ, घर में तकारीब होते थे, कायम मोहतशम अली खान 10:15 बजे जाके सो जाए और 4:15 बिस्कुट जाता था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंपॉर्टेंट, अगर अपनी लाइफ में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। उसके हटकर एक जिस पार्ट पर हमने हमारे इस प्रोग्राम में तवज्जो नहीं की, कंपटीशन एज ए खिलाड़ी आपने ज़िंदगी गुजारी, एज ए कोच आपने खिदमत अंजाम दिए। अभी जो आपकी जो मसरूफियात उसके साथ साथ है, जो ये जो फिटनेस वाली जो बॉडी है वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना उसकी निशानी है। इसके साथ साथ जो दीगर मसरूफियात हैं हमारे ख़ारी मीर मोहतशम अली ख़ान साहब के, वो हर जुमा किसी मस्जिद में जो है आपका खिताब होता है। उसके हटके कुरान मजीद की तर्जुमे की जो है ना आप, और उसके हटके मोटिवेशनल कई स्पीक्स, कई लोग जो है आपको मदऊ करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर दीगर चीज़ें हों। वहाँ पर जाकर आप नौजवानों के लिए एक रहनुमाई का जो है सामान फराहम कर रहे हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप ऐसे ही कौम की खिदमत, कौम की रहनुमाई के काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नौजवानों की रहनुमाई करते लिए हैं। हम बेहद मशकूर हैं आली जनाब मोहतरम ख़ारी मीर मोहतशम अली ख़ान साहब के, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हाल ही में आपने उम्र की सआदत भी हासिल की, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए भी आपने रज़ामंदी हासिल की, जिसके लिए हम बेहद मशकूर हैं आपके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता करें। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।